ओके सो गाइज अब तक अपन ने जो चैप्टर में देखा है, ठीक है, सबसे पहले कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उसका वैल्यूएशन कैसे करना, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट देखी थी कि कौन कौन सी चीज़ों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और उसके बाद अपन ने जो रीस्टॉक लेवल है कि ऑर्डर कब करना है तो कितना करना, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल, इन सब चीज़ों को अपन ने अभी तक देखा था अपने चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है अपने मटेरियल कॉस्टिंग। इसके अंदर अपने ये चीज़ देखी, ये लगभग 50 to 60% चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एक जो मेन पार्ट था रीस्टॉक लेवल का वो अपने फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब अपन नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए आपकी ICI के मॉड्यूल में ही पेज नंबर 2.28 के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर एक नया कंसेप्ट है इन्वेंट्री स्टॉक आउट। इन्वेंट्री स्टॉक आउट इसका मतलब क्या होता है? देखो थ्योरी पूरी लिखी हुई है, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। स्टॉक आउट आप अच्छे से वैसे लेमैन में जानते हो, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट स्टॉक में अवेलेबल नहीं रहता, मतलब कि आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है बट वो आपके वेयर हाउस में पड़ा ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके प्रोडक्शन के लिए, मान लो कि आपका नमक का प्रोडक्शन चल रहा है, नमक नहीं तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल समझ नहीं पाओगे, आप कुछ भी ले लो ना, मान लीजिए आप कॉलगेट का एक तो कुछ तो प्रोडक्शन चल रहा है। अब उसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो उस प्रोडक्शन के लिए आप अपने प्रोडक्शन रॉ मटेरियल है तो आप वेयर हाउस को कॉल करते हो कि हमको वो रॉ मटेरियल चाहिए। वो बोलते हैं सर वो तो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो कई बार क्या होता है कि जब प्रोडक्ट अगर स्टॉक आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो स्टॉक में ही नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है, तो उससे कंपनी को कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है, ठीक है ना। तो इस वाला कंसेप्ट को यहाँ समझाया गया है कि जो इन्वेंट्री रहती है वो आपके अगर स्टॉक से बाहर निकल जाती है, मतलब स्टॉक में नहीं रहती है, तो उससे प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है और आता भी है। उससे आपको क्या नुकसान रहता है वो यहाँ पे बताया गया है। इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ थ्योरी कुछ दी नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है। आई थिंक दिस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब इसके अंदर डेटा भी बहुत कम दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर डेटा जो दिया हुआ है ना वो सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, मोटा मोटी एक ये क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में डेटा और एक दो कॉस्ट और दे रखी है, उसके आगे आपको पूरा के पूरा प्रोसीड करना और क्वेश्चन एक लंबा चौड़ा बन जाता है। आपने देखा होगा, ये टेबल मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी कि टाइम बच जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 7 जो ICI ने दे रखा है उसको देखते हैं अपन। व्हाट दे सेड, ICI ने लिखा है कि मैसर्स टर्बो टायर ट्रेडर्स इन 4-wheeler टायर्स एंड ट्यूब्स इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। मतलब हर एक व्हीकल की उनके पास स्टॉक रहता ही रहता, ठीक है सर। इन ईयर एंड 2008-9 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील दैट मेसर्स टर्बो टायर एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर। मतलब सेल्स मैनेजर बोलता अरे यार पूरे साल के अंदर कई दिन ऐसा है कि हमको स्टॉक आउट की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, उसकी वजह से हम प्रोडक्शन नहीं कर पाया प्रॉपरली, ठीक है। क्या लिखा, द स्टॉक आउट डेटा इज एज फॉलो। स्टॉक आउट का डेटा दे रखा, वो मैंने यहाँ लिख लिया कि स्टॉक आउट की कौन कौन सी यूनिट्स, मतलब स्टॉक आउट की जो स्टॉक आउट कितना हुआ है वो, और वो कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ, 5 बार हुआ, 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, ये यूनिट्स इतनी बार हुआ है, ठीक है। ये फिर क्या बोला, मैसर्स टर्बो टायर लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। और अगर स्टॉक आउट होता है ना, एक यूनिट का स्टॉक आउट होता है तो 150 रुपए का लॉस होता है, ठीक है सर। एंड स्पेंड 50 रुपीज पर यूनिट और कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 50 रुपीज। मैंने आपको पहले ही बताया कैरिंग कॉस्ट मतलब उसको आप वेयर हाउस में कैरी करके रखते हो ना, तो वो कॉस्ट है 50 रुपीज। मतलब अगर आप एक यूनिट आपके वेयर हाउस में रखोगे स्टॉक के अंदर तो 50 रुपए उस एक यूनिट के लगेंगे, ठीक है। तो 150 रुपीज आपका वो लॉस हो गया और 50 रुपीज का आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब बस ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन बोलता है कि अब आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब देखो करना क्या अपने को इस क्वेश्चन के अंदर, देखो गाइस स्टॉक आउट की पोजीशन यहाँ पे आ रही है कि कई बार क्या होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है ना वो प्रॉपरली ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि कितनी यूनिट को हमको स्टॉक में रखना चाहिए, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद भी अपन ने आपको पता हो तो पहले पढ़ा था कि नॉर्मल स्टॉक वाला एक अलग लेवल होता है, फिर एक सेफ्टी लेवल वाला होता है। सेफ्टी लेवल में क्या होता है कि नॉर्मल आपको देते जाएंगे, एक बार तो पहले आपको जैसे जैसे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांगेगा उसको देते जाएंगे, उसके बाद एक सेफ्टी लेवल आ जाएगा कि वहां तक आते ही फिर आप ऑर्डर तो करते हो, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में उस सेफ्टी लेवल से स्टॉक को दिया जाता है। तो यहां पर अपन इन्हीं को वेरियस सेफ्टी लेवल मानते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब देखो एकदम सिंपल है कि ये यूनिट्स इतनी बार स्टॉक आउट होती है, ठीक है।
अब स्टॉक आउट की एक यूनिट की कॉस्ट भी दी हुई है, तो आप बोलोगे कि एक काम करो कि जितना फुल चाहिए फुल स्टॉक लाके रख दो, फुल स्टॉक लाके रख दो, तो एक भी यूनिट स्टॉक आउट नहीं आएगी। एक लेमैन से पूछा जाएगा कि यार हर ईयर में प्रॉब्लम आ रही कि इतनी इतनी यूनिट स्टॉक आउट हो रही है, तो मैं अब इतने में से कितनी यूनिट का स्टॉक रखूं, सेफ्टी लेवल इतने में से कौन सा रखूं कि मैं 100 का रख दूं। एक काम करूं, मैं 100 का ही रख लेता हूं। मैं क्या करता हूं, 100 सेफ्टी लेवल में रख लेता हूं। तो यहां देखो स्टॉक आउट कितना हुआ, 0, 10, 20, 50, 80 और 100 हुआ। मैक्सिमम 100 ही होगा और मैं सेफ्टी लेवल 100 ही रख लेता हूं, तो 80, 50 और ये कुछ नहीं होगा। देखो क्या है कि ये यूनिट स्टॉक आउट हो रही है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक काम करो, आप बताओ मेरे को सेफ्टी लेवल कितना रखना चाहिए, कितने यूनिट स्टॉक में हमेशा रखने चाहिए। आप बोलोगे काम करो हाईएस्ट रख दो 100। अगर आपके पास 100 पड़ी है तो जिस दिन 100 का स्टॉक आउट होगा आप 100 सेफ्टी लेवल से पूरी कर सकते हो। 80 का होगा तो ये तो कर ही पाओगे। लेकिन गाइस आपने इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बोला है कि एक यूनिट को कैरी करने का कॉस्ट 50 रुपए, आपने उसको तो कंसीडर ही नहीं किया। अरे आप ये वाली कॉस्ट बचा लोगे, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कितनी हाई पड़ेगी आपको पता भी है। वो कॉस्ट कौन बियर करेगा। तो आप बोलोगे फिर यार ऐसे तो मैं 80 पे जा सकता हूँ, 50 पे जा सकता हूँ, 20 पे जा सकता हूँ, वो कैसे मतलब हमको पता रहेगी कि कौन सी कॉस्ट कम रहेगी। तो अपन इस क्वेश्चन में यही करेंगे, अपन हर एक लेवल का स्टॉक लेकर देखेंगे कि अगर मैं सेफ्टी स्टॉक के अंदर 100 का लेवल रखता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आती है, 80 का रखता हूं तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है। अब यहाँ टोटल कॉस्ट के अंदर 2 कंपोनेंट्स आएंगे, कौन से, एक तो कैरिंग कॉस्ट और एक स्टॉक आउट से कितना लॉस हो रहा है वो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो टेबल बना है उसके अंदर वही लिखा कि पहले तो मैं सेफ्टी स्टॉक लेवल एक एक को टेस्ट करेंगे। जैसे ये रहा 100, तो सबसे पहले मैं 100 रख के देखूंगा, फिर मैं 80 रख के देखूंगा, फिर मैं 50 रख के देखूंगा, फिर मैं 20, फिर 10 इतना रख के देखूंगा, ठीक है सा। फिर ये बोलते हैं कि अगर मेरा 100 का सेफ्टी लेवल रहता तो उस दिन स्टॉक आउट कितना होगा वो मैं यहाँ पे कर लूंगा क्या। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ मैं 100 ही रख लेता हूँ, एक काम करता मैं 100 रखता हूँ तो उसमें स्टॉक आउट कितना होगा वो। और देखो इसने ये नहीं बोला कि 100 अगर स्टॉक आउट होता तो 2 यूनिट ही जाएगी, मतलब टोटल यूनिट 100 में से 2 यूनिट हो रही, मतलब 2% टोटल, क्योंकि ये टोटल है तो यहाँ अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि चलेगी पूरी की पूरी टोटल बेसिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ 2 यूनिट पे नहीं जाएंगे कि हाँ यहाँ 2% का एरर रहता है कि 100 यूनिट है तो 2% है कि आप स्टॉक आउट रहोगे, तो यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी लिख लूंगा ये। फिर यहाँ देखिए स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या उन्होंने बोला था 150 रुपीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 150 रुपीज होगी, ठीक है सर। तो ये मैंने लिख ली 150 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, ठीक है सर, ये आ गई। फिर एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कौन सी, ये जो गाइस ये जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट रहेगी इसको मैं 150 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगी टोटल स्टॉक कॉस्ट, वो आ जाएगी स्टॉक आउट की कॉस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, क्या मैं उसी की पूरी कॉस्ट मान लूं, अरे वो 100% थोड़ी है, ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होगा। क्यों प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये टोटल 100 है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 यूनिट पे ही 100 यूनिट पूरी जा रही है। 100 स्टॉक आउट होगा तो 2 यूनिट ही जाएगी, 80 होगा तो 5 जाएगी, 50 होगा तो 10 जाएगी, तो इसमें से कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। तो इसीलिए अपन उनके सामने वाली जो प्रोबेबिलिटीज रहेगी अपन उनको लेंगे, उनको यहाँ पे टोटल कॉस्ट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि एक्सपेक्टेड, ये फिर आपकी स्टॉक आउट की कॉस्ट रहेगी। ये स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई। फिर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, कितना था, ₹50 रुपीज पर यूनिट, और यह आ गई टोटल के अंदर ये दोनों ऐड कर लेंगे। तो मैं कुछ नंबरिंग भी करवा लूं, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। ये स्टॉक आउट कॉस्ट हो गया 4 कैसा आएगा, 4 आएगा 2 इंटू 150, 2 नंबर है, इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट का कैसा आएगा, ये हो गया 5 कैसा आएगा, 5 इक्वल टू 4 टोटल कॉस्ट इंटू प्रोबेबिलिटी 4 इंटू 3, ये फिर 6 7 कैसा आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो साहब, 5 + 6 को, ठीक है। ये अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि स्टॉक आउट 100 यूनिट होती, तो मान ले मैंने सेफ्टी लेवल ही 100 रख दिया, ये रहा सेफ्टी स्टॉक लेवल, मान लो मैंने सेफ्टी लेवल ही 100 रख दिया। अरे भाई साहब अगर मैंने सेफ्टी लेवल ही 100 रख दिया तो मेरी कितनी स्टॉक आउट होगी यूनिट्स। देखो जैसे ही मैंने सेफ्टी लेवल 100 रखा, मेरे पास मतलब 100 तो अंदर पड़ी है, वहां सीधा मैं जाऊंगा, वहां बोलेंगे अरे स्टॉक आउट हो गया, कितना हुआ स्टॉक आउट के 100 यूनिट का हुआ। मैं बोलूंगा ये पड़ी मेरी सेफ्टी लेवल 100, लेके जा 100 की कमी पड़ी ना आपको, मैक्सिमम क्या पड़ी है, या 100 की कमी पड़ने के कितने % चांस है, 2% चांस है कि 100 की कमी पड़ सकती है। देखो 100 में से 2 यूनिट 100 का स्टॉक आउट हो सकता है, तो वो हो गई 2% चांस है कि 100 होगी। भाई साहब 100 पड़ी, ले जा,
फिर बोले अरे 80 के स्टॉक आउट होने के चांस है 5%। तो भाई साहब 100 पड़ी है ना, मैंने मैक्स ही ले ली, तो मतलब अब यहाँ स्टॉक आउट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, तो जहां होगी फिर स्टॉक आउट यूनिट्स कितनी रहेगी, 0। प्रोबेबिलिटी या मैं 2% भी लिख सकता हूं या 0.02, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 100, ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 डिवाइड बाय 100 ये आती है 0.02, या फिर मैं 2% लिख सकता हूं, तो मैं 0.02 लिखता हूं मैथमेटिकल इजी करने के लिए। ठीक है, फिर अगर स्टॉक आउट की कॉस्ट, स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी होगी, अरे 0 है साहब, 0, स्टॉक आउट कुछ हुआ ही नहीं तो कॉस्ट कितनी आएगी, 0, नील, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, फिर स्टॉक आउट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट, अरे ये ही नहीं आई तो ये क्या आएगी, फिर इसको मैं देखो ये कैसा आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो ये 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आएगी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब साहब आप स्टॉक सेफ्टी लेवल कितना रख रहे हो, सेफ्टी लेवल को 50 यूनिट, आप 100 यूनिट का सेफ्टी लेवल, मैं यहां लिख लेता हूं, ये 6 कैसा आएगा, ये 6 कैसा आएगा गाइस, फर्स्ट मल्टीप्लाई 50 रुपए। ठीक है, तो आप यूनिट कितना रख रहे हो, यूनिट का लेवल कितना रख रहे हो, 100 यूनिट लेवल रख रहे हो, तो एक का 50 रुपए, तो 100 का कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, 5000, 5000, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 5000। समझा आपको, ये समझा। एक और करते हैं, फिर मैंने बोला कि चलो एक बार काम करता है, 80 का स्टॉक का लेवल रख दिया। अब मैं बोलता हूं चलो 80 नहीं, एक काम करते हैं, मतलब 100 का तो स्टॉक सेफ्टी लेवल रख दिया, मैं 80 का सेफ्टी लेवल रखता हूं, मैं 80 का सेफ्टी लेवल रखता हूं। ठीक है सर, मैं 80 का सेफ्टी लेवल रखता हूं। मान लो कि मेरे गोदाम में 80 यूनिट्स मेरे गोदाम में पड़े हैं, मेरे पास वहां से फोन आता है, अरे सर 100 यूनिट चाहिए। कितनी यूनिट चाहिए, फॉर्म ऐसे 2 बार ऐसा होगा कि मेरे को 100 यूनिट चाहिए, फोन आया कि सर हमको 100 यूनिट चाहिए, मेरे पास कितनी पड़ी, 80 पड़ी, क्या स्टॉक आउट होगा, हाँ होगा। 100 चाहिए, मेरे पास पड़ी कितनी, 80, स्टॉक आउट कितने यूनिट का होगा, 20 का, तो मैं यहां लिख लूंगा कि 20 यूनिट का स्टॉक आउट हो गया। फिर फोन आता है कि सर 80 यूनिट चाहिए, तो मेरे पास सेफ्टी लेवल कितना है, 80, मैं दे दूंगा। फोन आया सर 50 चाहिए, ले जा, 80 पड़ी सब, 20 10, यहां कोई स्टॉक आउट होगा नहीं। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इन सबसे हाईएस्ट मेरे पास स्टॉक पड़ा है, तो वहां कोई स्टॉक आउट होगा नहीं। ठीक है, तो यहां आ गया 20 का स्टॉक आउट हो गया। 20 के स्टॉक आउट मतलब मैंने 100 का लिया, तो यहां प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहां प्रोबेबिलिटी है कि भैया 80 का, मैं 80 का स्टॉक आउट, 80 का फोन आया था वहां पे, नहीं सॉरी, मतलब 80 का पहले फोन आया, तो 80 का तो 80 मैंने फुल कर दिया। यहां फोन आया कि भाई साहब 100 यूनिट चाहिए, 100 यूनिट चाहिए, तो भैया कितनी बार ऐसा होगा कि वो मेरे को 100 यूनिट बोलेंगे, हर बार मेरे को फोन करके 100 यूनिट ही मांगेंगे क्या। ये प्रोबेबिलिटी इसीलिए दे रखी कि भैया अगर 100 बार स्टॉक आउट होगा ना, 100 बार स्टॉक आउट होगा ना, उसमें से 2 बार ही 100 यूनिट मांगेंगे। तो यहां ये 80 का, ये जो 20 का मैंने स्टॉक आउट लिखा, ये किसके लिए लिखा, ये जब 100 का फोन आएगा तभी 20 का स्टॉक आउट होगा, तो 100 के फोन आने के चांस कितने परसेंट है, सर 2% ही है, सर 2% ही है, तो यहां आ जाएगा 0.02। ठीक है, फिर आएगी स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी, स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी, साहब कितनी यूनिट स्टॉक आउट हो रही है, कैलकुलेटर, कितनी यूनिट स्टॉक आउट हो रही है, 20 इंटू 150 करो, ये 20 इंटू 150 करो, एक सेकेंड कैलसी। ठीक है, ये रहा 20 इंटू 150, तो 20 इंटू 150 ये आ गया 3000। तो भैया ये बोल रहा अब आएगी मेरी कॉस्ट आएगी 3000 क्या, लेकिन 3000 पूरी लेगी कि नहीं, 2% ही तो चांस है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3000 मल्टीप्लाई 0.02, तो 60 रुपए की स्टॉक आउट की कॉस्ट आई। ठीक है साहब, अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कितनी कैरी करो, 80 इंटू 50 करो, आई थिंक 4000 आएगा, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 4060, खत्म। समझ में आएगा इस 100 और 80 का। देखो ये सेफ्टी लेवल मतलब मैं इतनी स्टॉक में रखूंगा, अगर मेरे पास फिर से पूरा का पूरा समझाता हूं, अगर मेरे पास 100 यूनिट स्टॉक में पड़ा है, तो वहां से चाहे 100 का फोन आए, 80 का फोन आए, 50 20 अरे कितने का भी फोन आने दो, मैं पूरी की पूरी सप्लाई कर लूंगा। मेरे पास 80 ही पड़े, तो वहां का 100 का फोन आया, तो क्या मैं 100 का फोन आया तो मैं क्या पूरा 100 दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। मैं कितनी दे पाऊंगा, मैक्स 80 पड़ा तो मैं मैक्स 80 ही दे पाऊंगा, तो कितने का स्टॉक आउट हो गया, 20 का स्टॉक आउट हो गया होगा। लेकिन यहाँ अब ये 20 का स्टॉक आउट कब हुआ, जब 100 का फोन आया। 100 के फोन आने के कितने % चांस है, 100 के आगे देखो 2% चांस है, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 100 है, तो 2% चांस है, तो मैंने लिख दिया 2%। 2% को 2% भी लिख सकते हैं, या 2 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 0.02 हो जाएगा। ये अब स्टॉक आउट कितनी 20 यूनिट स्टॉक आउट हुई, लेकिन उसके 2% ही चांस है, तो आप एक काम कर सकते हो कि भैया स्टॉक आउट कितनी हुई 20 यूनिट, एक यूनिट का कितना 150 मल्टीप्लाई 150, 2% चांस है, तो जो आया उसका 2% कर दो 60 आ गया।
आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हो, या 20 इंटू 150 करके पहले का कॉस्ट निकाल दी और इसका 2% लिखते यहाँ पे, ये हो गई। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी कि साहब आप कैरी कितनी कर रहे हो, स्टॉक यूनिट कैरी कितनी कर रहे हो साहब, मैं 80 ही रख रहा हूँ, सेफ्टी लेवल 80 का ये, तो 80 इंटू 50, ये कितना हो गया 4000। तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट की कॉस्ट हो गई 60 रुपीज और इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट हो गई 4000, दोनों को ऐड करूंगा तो 4060। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, मैंने 100 का रख दिया, 80 का रख दिया, नेक्स्ट क्या 50, तो मैंने भी 50 का स्टॉक आउट का लेवल रख दिया, ठीक है। अब वहां से मेरे पास फोन आता है, फोन ऊपर से आएंगे साहब, ठीक है। फोन आता है कि भाई साहब 100 यूनिट चाहिए, कितनी चाहिए 100 यूनिट चाहिए, और यार अपने पास कितना पड़ा है 50 ही पड़ी है, तो क्या स्टॉक आउट होगा, अरे हाँ होगा, स्टॉक आउट होगा, कितनी होगी, फोन आया 100 का, मेरे पास पड़ी है 50 ही सेफ्टी लेवल, कितना स्टॉक आउट हो गया 50 यूनिट का स्टॉक आउट, ओके। फिर और इसके चांस कितने, 100 के फोन आने के चांस कितने 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2%, ठीक है। फिर गया 100 का फोन खत्म, 80 का फोन आया, साहब 80 यूनिट चाहिए, 80 यूनिट चाहिए, मेरे पास कितनी पड़ी 50 पड़ी, क्या स्टॉक आउट होगा, हाँ फोन आया 80 का, पड़ी 50, कितने का स्टॉक आउट होगा 30 का, तो 30। 80 के फोन आने के चांस कितने साहब 100 में 5 बार, मतलब 5%, 5% को मैं 0.05 भी लिख सकता हूँ, ये खत्म। अब आप ये कॉस्ट निकाल लो, ये आप ही निकाल लो, कैसे निकाल लेंगे कि 50 यूनिट, एक यूनिट का कितना 150 इंटू 50 का कितना 7500 आई थिंक, है ना, और 30, तो एक का ये आ जाएगा 4500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि भैया इसके आने के चांस 2%, इसके 5%, तो 4500 का 5%, मेमोरी वाला मैंने आपको बताया था वो यूज करना है, फिर 7500 का 2% 150, यहाँ दोनों को टोटल भी कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया 150, ये कुछ तो आया है, उसकी टोटल हो गई 375, ठीक है। ये आ गया 4500 का 5%, ये आ गया 225, थोड़ा सा छोटा लिखा बिकॉज बोर्ड के ऊपर पूरा मैनेजेबल नहीं, ये 375 की कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट, मैं कितनी का स्टॉक में कितनी यूनिट रख रहा हूँ 50 यूनिट रख रहा हूँ, एक की कॉस्ट कितनी 50 रुपीज, तो 50 की कॉस्ट कितनी 2500, टोटल कॉस्ट कितनी 2500 प्लस 375 2875, गॉट इट 2875, ठीक है। अब चलता हूं मैं आगे, 100 का हो गया, 80 का हो गया, 50 का हो गया, अब मैं रखूंगा 20 का, अब मैं कितने का रखूंगा स्टॉक 20 का, अब मैंने स्टॉक रख दिया 20 का, एक सेकेंड ना, 100 का हो गया, 80 का हो गया, 50 का हो गया, ठीक है। हाँ अब मैं 20 रख लेता हूँ, या और कुछ है क्या, ठीक है, हाँ मैं 20 रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने 20 रखा, अब वापस वही फोन आएगा, अपन तो सीधा फोन 100 का फोन आया, मेरे पास कितनी पड़ी 100 का फोन आया, लेकिन मेरे पास सेफ्टी लेवल कितने का 20 का, तो स्टॉक आउट यूनिट्स कितनी होगी 80, अरे 100 चाहिए, मेरे पास तो 20 पड़ी, तो 80 का स्टॉक आउट। फिर और 100 के फोन आने के चांस कितने 2%, 0.2। फिर 80 का फोन आया, पड़ी मेरे पास कितनी 20, तो कितनी स्टॉक आउट हुई 60, फोन आने के चांस कितने परसेंट 5%। फिर 50 का फोन आया, पड़ी कितनी 20, कितना स्टॉक आउट 30, फोन आने के चांस कितने 0.1, ठीक है, या 10%। फिर 20 का फोन आया, 20 दे दूंगा, तो यहां 0 आएंगे। आप बोल रहे होंगे कि सर ये नीचे वाले को कुछ नहीं करो, अरे भाई साहब 20 का फोन आया 20 दे दूंगा, तो 0 लिख के मैं क्या करूंगा, 0 लिख के मैं क्या करूंगा, ठीक है। 10 का आएगा 20 पड़ी ले जा, 0 छोड़ ही दो, ठीक है। तो इन सब की आप निकाल लो वापस वही कॉस्ट, ये कॉस्ट निकालो, तो यार मेरे को यहाँ पर टोटल बताओ, जल्दी से करो, तो आप अपने लिए कर लो, वैसा बता तो नहीं पाओगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर तो कर ही लो, मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो 150 मल्टीप्लाई 80, ये आ गया 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.02, ये आ गया 240। फिर नेक्स्ट है 60 की 61, ये आ गया 9,000 का 5% 450। फिर है 30 इंटू 150 4500, इसका 10% 450, ये बता दो 9 10 1140, यहाँ कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं, देख लेते हैं 1140, ओप्स ये टोटल हो गई
1140 की टोटल। ठीक है, अब चलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी साहब? आप कैरी कितनी करो सेफ्टी लेवल में, आप कितनी यूनिट्स कैरी करो? 20, एक का कितना 50, तो 20 का कितना हो गया 1000, तो 1000 इन दोनों को ऐड कर लो तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ये हो गई 2140। खत्म। 100 रख दी, 80 रख दी, 50 रख दी, 100 रख दी, 80 रख दी, 50 रख दी, 20 रख दी, अब 10 रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। अब आपसे फटाफट हो जाना चाहिए। 100 का फोन आया, मेरे पास पड़ी 10, कितना स्टॉक आउट 90। 80 का फोन आया, मेरे पास पड़ी 10 और 90, और 100 के चांस कितने 2%, 2। फोन आया 80 का, मेरे पास पड़ी 10, स्टॉक आउट कितनी 70। 80 के फोन आने के चांस 0.05। फोन आया 50 का, मेरे पास पड़ी 10, 40 का स्टॉक आउट 10%। 20 का फोन आया, मेरे पास पड़ी 10, तो 10 होगा आउट ऑफ स्टॉक। कितने चांस 0.2 करो। इन सबको मल्टीप्लाई करो, वही इन सबको 150 से मल्टीप्लाई करके ये टोटल, इनको इन सब से मल्टीप्लाई करके यहाँ एक कॉस्ट आ जाएगी, वो आप कॉस्ट बताओ डायरेक्ट। और फिर आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी 10, एक का 50 रुपीज, तो 10 का कितना 500। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ की कॉस्ट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ की कॉस्ट लिख रहा हूं कि यहाँ की कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, ये 1140, यहाँ की कॉस्ट है सीधी 1695, तो ये 1695 प्लस 500, ये आ गई 2195। सेम। अब मान लो मैं सेफ्टी लेवल रखता हूँ 0, जाओ एक भी यूनिट नहीं है, एक भी यूनिट नहीं। फोन आएगा 100 का, कितना स्टॉक आउट 100 का स्टॉक आउट, 2% चांस। फोन आएगा मेरे पास 80 का, नहीं है साहब एक भी नहीं है, तो 80 का स्टॉक आउट, कितने 5% चांस। फोन आएगा मेरे पास 50 का, नहीं है साहब 50 का आउट ऑफ स्टॉक, कितना 1% चांस। फिर 2% चांस कितने 20 के। फिर 10 का फोन आया, नहीं है तो उसके चांस 30। इसके आप टोटल कॉस्ट करके यहाँ टोटल कॉस्ट लिखनी है आपको। ठीक है, इन सबको 150 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ आ जाएगी, और उन जो भी आंसर आएगा उनको उनके रेशियो से करके यहाँ आ जाएगी, और उन सबकी टोटल यहाँ आ जाएगी। वो टोटल आ रही है आई थिंक 2700। इसकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? कितनी आप कैरी कितनी करो सेफ्टी लेवल में, आपने रखा कितना है? अरे 0, एक भी यूनिट नहीं है 0, तो यहाँ कितनी आएगी 0 × 50 कितनी आएगी 0, तो टोटल कॉस्ट आ गई 2700। अब आपको डिसीजन लेना है, साहब। डिसीजन किस बेसिस पर होंगे? जिस लेवल पर टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी ना, मैं वो लेवल ऑप्टिमम चूज कर लूंगा साहब, तो देखो 5000, 4000, 2875, 2140 ये कम लग रही है, 2195 यहाँ बढ़ गई, 27 बढ़ गई, तो देख लो आप इन सब में से सबसे कम यही है। तो मैं कंपनी को बोलूंगा आप ये इसमें आऊंगा, सामने लेवल ये रहा 20, तो मैं कंपनी को बोलूंगा आप सेफ्टी लेवल कितने का रखो 20 का। तो हम कंपनी को एडवाइस करेंगे कि कंपनी आप 20 का सेफ्टी स्टॉक रखो। यहाँ पर अगर स्टॉक आउट की कॉस्ट भी होगी वो आएगी 1140, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 1000 आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी 2140, जो बाकी सबसे कम है, तो आप 20 का रख सकते हो। दैट्स इट, ये रह गया। थोड़ा सा एडवांस समझाओ यहाँ पर, थोड़ा सा एडवांस। आप कंपनी को बोलेगा कि 20 का रख लो, 20 का रख लो, ठीक है, ये हो गया। इवन तो यहाँ पर कॉस्ट कम आई, आप ये भी बोल सकते हो काम करो 20 की जगह 10 रख लो। यहाँ पर कॉस्ट में 50 रुपये का ही तो फर्क है, 50 रुपये का ही तो फर्क है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट कंसीडर नहीं होती, जैसे वहाँ का स्टोर में कीपर्स होंगे, ठीक है, स्टोर कीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो यहाँ माइट भी कुछ ज़्यादा कॉस्ट होगी, वो जो यहाँ कंसीडर नहीं है, यहाँ कम भी हो सकती है, तो ये और बेनिफिशियल हो सकता है। एक है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, ये तो हो गया फाइनेंशियल फैक्टर, आपने पैसों के एंगल से देखा कि यहाँ कॉस्ट कम है, और एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, आप 20 का स्टॉक रखोगे, मेरी बात सुनो, 20 का स्टॉक रखोगे तो यहाँ स्टॉक आउट तो हो ही रहा है ना, स्टॉक आउट तो हो ही रहा है। आपको नहीं लगता इससे आपकी सेल के ऊपर भी काफी फर्क पड़ेगा? सेल तो हो गया, उसके अलावा एक कंपनी की मार्केट इमेज भी आपकी थोड़ी सी खराब होगी। मान लीजिए आप किसी चीज को लेने के लिए जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप यही मान लो, चलो आप पतंजलि का कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हो, ठीक है, पतंजलि का आप टूथपेस्ट लेने के लिए मार्केट में जाते हो, पतंजलि यही फॉलो कर रही है, पतंजलि बोलती है कि टूथपेस्ट पे अपन 20 रखेंगे, तो मतलब बाकी के टाइम में इतना तो स्टॉक आउट हो रहा है, और आप जाते हो कई बार आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, वहां स्टोर में मिलता ही नहीं आपको, तो आपके अंदर वो नहीं आएगा यार, आप में लेने टूथपेस्ट आया यार, टूथपेस्ट मिल ही नहीं रहा है, तो समवेयर एक सेल पे इंपैक्ट पड़ेगा और आपके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा यार, क्या क्या कंपनी यार कितना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो वहां से भी एक तो जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है सेल के ऊपर, एक और एक कंपनी का नेगेटिव मार्केट क्रिएट हो रहा है।
तो उसको यहाँ कंसीडर नहीं किया गया। ये पूरा क्वेश्चन ने अपन को सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से पूछा था तो अपन ने बता दिया। अगर क्वेश्चन एडवांस जैसे SCMP CA फाइनल लेवल पर होता है, वहाँ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पर अपन जरूर दूसरे बताते हैं कि कंपनी की नेगेटिव मार्केटिंग हो सकती है, नेगेटिव एक इम्पैक्ट पर नेगेटिव एक कंपनी की थीम क्रिएट हो सकती है कि भैया कंपनी देखो ये एक बराबर प्रोडक्ट को भी स्टॉक में नहीं रख सकते, ये करके 2-4 और फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये अगर मैंने आपको पूरा एक एडवांस लेवल बताया। बाकी ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टिल आपको नहीं आता आप मेरे को बताओ, मैं वापस से इसको बता दूंगा। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना था, आप ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, आप आ जाइए पेज नंबर 2.31 पे। पेज नंबर 2.31 पे एक कंसेप्ट है, उसका नाम है जस्ट इन टाइम। इवन तो ये कंसेप्ट को यहां पर आपको सिर्फ एक ट्रेलर, मैं बोलूं ट्रेलर भी नहीं दिया है, टीजर दिया है, टीजर, सिर्फ टीजर दिया है। अरे नाम लिख के छोड़ दिया ये साहब, इन्होंने कुछ नहीं बताया। सीए फाइनल लेवल पे आप उसको पढ़ोगे, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम। मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, ये हो गया स्टॉक आउट। इन्होंने अब बोला है कि जस्ट इन टाइम एक कंसेप्ट होगा। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है पता है? अरे जस्ट इन टाइम, जैसे टाइम हुआ घर पे आ गए, जैसे टाइम हुआ घर पे आ गए। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंपनी जस्ट इन टाइम फॉलो कर रही है स्टॉक के लिए, जस्ट इन टाइम क्या कहता है? भाई साहब स्टोर में लाके कुछ भी सामान नहीं रखना है, एक भी लाके नहीं रखना है, जब चाहिए तभी मंगा, जब चाहिए तभी मंगा। जस्ट इन टाइम ये बोलता है कि जब आपको प्रोडक्शन के लिए आइटम चाहिए तभी आप मंगवाओ और तभी आप यूज कर लो। लाके वाके नहीं रखना साहब, कुछ भी लाके नहीं रखना है, जब चाहिए फोन करो लाके मंगवाओ। अब आप बोलोगे सर इसमें आने का टाइम लगेगा वो, तो इस मेथड के अंदर उन चीज़ों को भी कंसीडर किया गया है कि आप 2-3 दिन पहले बोलोगे, ठीक है, और वहाँ वो आपसे पास में आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके दूसरे मैटर के। बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है JIT इज ए सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विथ एन अप्रोच टू हैव अ जीरो इन्वेंट्री इन स्टोर। स्टोर में कुछ नहीं लिखा साहब, जैसे चाहिएगा फोन करके मंगा देंगे। ठीक है, ये हो गया जस्ट इन टाइम। कुछ नीचे मेथड दिए हुए कैसे डिमांड और पुल थ्रू को काम के लिए। अब चलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, सब कुछ क्लासिफिकेशन के ऊपर आपको इन्वेंट्री कंट्रोल का दिया हुआ है। ये वाला कंसेप्ट करते हैं, आइए। आई होप आपने ये कर लिया होगा, नहीं तो आप इसको ले लो, पोस्ट करके भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक आगे वाला कंसेप्ट अभी जो अपन पढ़ेंगे वहाँ पर एक ABC एनालिसिस है, एक वो काम का है जिसके ऊपर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं इसे ही ने, और इसके बाद एक लीफो फीफो वाला मेथड रहेगा वो, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है साहब। इवन तो मेरे हिसाब से ये भी ईजी चैप्टर ही लगा होगा आपको, क्योंकि जो फॉर्मूले थे वो आपने याद कर लिए थे, हमने पिछली क्लास में आपको याद करवा लिए थे फॉर्मूले, और आई होप आपने 1-2 बार उनको घर पे पढ़ लिया होगा। एक बार भी पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, याद तो होंगे आपको फॉर्मूले अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो साथ में। ठीक है, ये भी हटा लेता हूं मैं। अब चलिए क्या लिखा है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सिखा रहे हैं। इसके अंदर 4 मेथड बोले इन्होंने। एक तो ABC एनालिसिस, ठीक है, फिर बोला फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम, ठीक है, थर्ड बोला है वाइचल एसेंशियल और डिजायरेबल, और फोर्थ बोला हाई मीडियम लो। पीछे वाले 3 है ना एकदम चिंदी है, कुछ नहीं है, 2-2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। पीछे वाले 3 मेन है जो ABC एनालिसिस है, ABC एनालिसिस। ठीक है, ये क्या बोलता है, ABC क्या बोलता है साहब, आइए क्वेश्चन ही आपको थोड़ा पहला कंसेप्ट समझा देता हूँ। ABC एनालिसिस ये क्या बोलता है, देखो मान लीजिए एक मोबाइल की शॉप है, ठीक है, एक मोबाइल की शॉप है, मोबाइल और उसमें एसेसरीज भी रखते हैं, ठीक है, मोबाइल और एसेसरीज भी रखते हैं, उसकी एक शॉप है। मान लीजिए कि ये शॉप है ना। अब इस शॉप के अंदर, ठीक है, मान लो कि मोबाइल की शॉप है, यहाँ पर शॉप का स्टॉक पड़ा है, तो शॉप के स्टॉक में क्या क्या होंगे, आप बताओ, आपको पता होगा तो साहब। एक तो मोबाइल होंगे, हाँ साहब, एक तो मोबाइल होंगे, मोबाइल हो गए, टैबलेट हो गए, ठीक है, मोबाइल टैबलेट, और अगर मान लो टैबलेट रख रहे हो तो वो भी मोबाइल हो गए, ठीक है साहब, एक तो मोबाइल हो गए। दूसरा आप बताओ और क्या होंगे। एक साहब ये ब्रांडेड चार्जर होंगे जो आते हैं ना 500-1000 रुपये के, तो ब्रांडेड कुछ चार्जर्स होंगे। यार चार्जर ऐसे थोड़ी बनते हैं,
चार्जर छोटे 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 होते हैं, ठीक है, या चार्जर होंगे या महंगे वाले ईयरफोन्स होंगे। कैसे होता है, ये ईयरफोन है, आई डोंट नो, ठीक है, ये ईयरफोन हो गए, ईयरफोन हो गए, मैं लिख ही लेता हूँ ना यार। मोबाइल, एक तो ये सब हो गए मोबाइल, ठीक है, ये हो गए ईयरफोन, चार्जर, पावर बैंक, ये हो गए। और ये ग्लास में हो गया साहब एक्सेसरीज के अंदर वो ग्लास, आपके टेम्पर ग्लास लगता है ना मोबाइल के ऊपर, टेम्पर ग्लास हो गया, मोबाइल का कवर हो गया, मोबाइल की पिन हो गई, एक मोबाइल के पीछे वो और 2-3 अलग अलग लगते हैं यार, स्टैंड हो गया, ये करके पूरे के पूरे आपके इस शॉप के अंदर पड़े हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है, अरे ये स्टॉक तो पड़ा है, अरे ये स्टॉक तो पड़ा है। मान लीजिए कि चलो मैं स्टॉक की क्वांटिटी भी आपको डिफाइन कर लेता हूँ कि मतलब आपके अंदर जो पड़ा है वो मान लो कि 10 के आसपास आपके मोबाइल पड़े हैं, 10 के आसपास, ठीक है। फिर आप मान लो कि 20 से 30 के बीच में आपके पास ये ईयरफोन और इनके पीस पड़े, और फिर आपके 60 से 70 जो है ना वो आपके ईयर ग्लास और टेम्पर्ड और ये पड़े, ठीक है। तो टोटल आपकी मान लो कि टोटल 100 यूनिट से, ठीक है, टोटल 100 यूनिट से इसमें से 10 ये पड़े, 20-30 ये पड़े और 60-70 ये पड़े। ये 20 होंगे तो यहाँ 70 हो जाएंगे, 30 होंगे तो 60 हो जाएंगे, काउंटर चलेंगे, ठीक है। गाइस ये आपने यूनिट तो आपने बांट ली कि इतने यूनिट इतने यूनिट इतने यूनिट, क्या इन सब यूनिट की वैल्यू सेम है? क्या लगता है आपको? जो 10 मोबाइल की प्राइस, जो 10 मोबाइल की कॉस्ट आपके पास जो स्टॉक पड़ा उसमें जो 10 मोबाइल की कॉस्ट है वो, और ये 20-30 ईयरफोन की कॉस्ट है वो बराबर है? क्या ये दोनों बराबर होंगे? ऑफ कोर्स नहीं यार, मोबाइल कितने महंगे महंगे आते हैं, ये तो मोबाइल 10,000 12,000 15 20,000 आता है, ये तो 1,000 1500 में भी आ जाए, वो छोड़ो। क्या ईयरफोन और इनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और जो ग्लास और ये इतनी क्वांटिटी में पड़े, क्या इन दोनों की कॉस्ट भी इक्वल है क्या? अरे नहीं यार, ये 1000-1500 में आता है ईयरफोन चार्जर, ग्लास तो 50 रुपए 100 रुपए में भी आता है। तो एबीसी एनालिसिस यहाँ पिक्चर में आता है। तो मान लो कि जो इसकी वैल्यू है ना, मान लो कि 1 लाख का ये टोटल पड़ा, मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख का आपके ये टोटल पड़ा है, टोटल जो प्रोडक्ट्स है आपके इसके अंदर वो 1 लाख के पड़े, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसकी कॉस्ट, ये महंगे होंगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स महंगी होगी, तो इसकी कॉस्ट मान ले 70,000 है, ठीक है। इसकी कॉस्ट मान ले 20,000 है और इसकी कॉस्ट 10,000 है, ये हो गया 1 लाख, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है कि आप इसको एबीसी 3 कैटेगरी में बांट लो, एबीसी 3 कैटेगरी में बांट लो, ठीक है। पेन कहाँ गया, ये रहा, एबीसी 3 कैटेगरी में बांट लो। सर किस अनुसार से बांटेंगे? तो एबीसी बोलता है ए बी सी 3 कैटेगरी में, जहां सबसे भारी और कॉस्ट वाली होगी ए, मतलब ए ऐसी कैटेगरी होगी जहां पर टोटल जो क्वांटिटी है वो होगी ये है टोटल क्वांटिटी और ये है कॉस्ट। टोटल क्वांटिटी जो है वो 10% ही होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट अराउंड 70% होगी, ठीक है। बी क्या बोलता है? अरे टोटल क्वांटिटी 20 से 30% ही होगी और इसकी कॉस्ट भी 20 से 30% ही होगी। और सी क्या बोलता है? अरे टोटल क्वांटिटी 60-70% होगी, कॉस्ट लेकिन 10% ही होगी। ये आपको एबीसी एनालिसिस बताता है। तो एबीसी क्या बोलता है कि ऐसी कोई भी स्टॉक है, ये ऐसी कोई भी स्टॉक है जिसकी क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी की 10% ही, जैसे अपने यहाँ पर मान लो कि टोटल क्वांटिटी 100 थी, उसमें से मोबाइल 10 ही है, मतलब वो 10% ही, लेकिन जिसकी कॉस्ट 70% के आसपास है, टोटल कॉस्ट की कॉस्ट 70,000। अपने यहाँ देखो 100 टोटल यूनिट है और उनकी टोटल कॉस्ट है 1 लाख, उसमें से मोबाइल कितने हैं? मोबाइल ओनली 10 है, मतलब सिर्फ 10% ही। अगर मैं क्वांटिटी के बेसिस पे लूँ तो मोबाइल है 10% ही, लेकिन कॉस्ट में बहुत अहम हिस्सा है भाई साहब। 1 लाख की टोटल कॉस्ट है, उसमें से 70,000 के मोबाइल की कॉस्ट है, तो कंपनी बोलती है हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ए कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। बी कैटेगरी क्या बोलती है? 20 से 30% आपके क्वांटिटी और 20 से 30% प्रोडक्ट। तो अपने आप ही देख लो, टोटल 100 में से 20 से 30 आपके ये है एक्सेसरीज है, और इसकी प्राइस भी देख लो अराउंड 20 से 30% ही, तो कंपनी बोलती है ये हो गई बी कैटेगरी। और लास्ट में बोलते सी कैटेगरी, अरे कचरा कैटेगरी साहब, सिर्फ दुकान में माल भरा पड़ा है, मतलब दुकान में टोटल 100% है, उसमें से 60-70% तो यही दिख रहा है। देखो जिधर दुकान में ये ग्लास पड़े, टेम्पर्ड ग्लास पड़े, कवर पड़े, स्टैंड पड़े, मतलब 60-70% तो वही, लेकिन उनकी कॉस्ट सबसे कम है, उनकी कॉस्ट 10% ही, टोटल कॉस्ट का 10% ही, तो टोटल तो फिर ये एनालिसिस बोलता है कि आप इसको सी कैटेगरी नाम दे दो,
ठीक है। तो ये हो गई एबीसी एनालिसिस, मतलब आपके कंपनी के अंदर आपको स्टॉक को ऐसे 3 कैटेगरीज में आप बांटना पड़ेगा, 3 कैटेगरीज में आपको स्टॉक का बांटना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको करना पड़ेगा ए कैटेगरीज में आप में उनको रखना है, ए कैटेगरी में उनको रखना है जिनकी क्वांटिटी सबसे कम होगी लेकिन कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, मतलब 10% के आसपास क्वांटिटी होगी और 70% कॉस्ट को कवर करते हैं। बी के अंदर ऐसा रखो जो 20-30% क्वांटिटी होगी और कॉस्ट भी 20-30% ही होगी। सी के अंदर ऐसा रखो जिसकी क्वांटिटी जो है सबसे ज्यादा होगी 60 से 70%, लेकिन कॉस्ट है वो 10% ही होगी। आई होप यू गॉट इट। ये आपका रहता है, ये आपका रहता है, ठीक है। अब आ जाइए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना अपन, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। आ जाइए, इलिस्ट्रेशन दे रखा है, सॉरी इलिस्ट्रेशन दे रखा है, नेक्स्ट देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए उसको। उसमें क्या दे रखा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सेलेक्टिव कंट्रोल। मतलब इनको बताना है साहब कि ए में कौन सी यूनिट डालो, बी में कौन सी डालो और सी में कौन सी यूनिट डालो, ठीक है सर। इतना तो हम कर ही लेंगे, अभी हमने सीखा ए में क्या रखना, बी में क्या रखना, सी में क्या रखना, ठीक है। फिर इन्होंने दे रखा आइटम 1 2 3 4 12 आइटम, टोटल 12 आइटम की इन्होंने यूनिट भी दे रखी है और यूनिट कॉस्ट भी दे रखी है, ठीक है सर, कर लेंगे। यूनिट कॉस्ट भी दे रखी है, तो अपने को क्या करना है गाइस, अपने को क्या करना है, बताओ। एबीसी एनालिसिस को बांटने के लिए अपने को 2 चीजों की जरूरत है, क्या, एक तो क्वांटिटी के परसेंटेज की, कि कोई भी यूनिट कितनी क्वांटिटी का परसेंट है, टोटल क्वांटिटी का कितनी परसेंट वो यूनिट है, और दूसरा कॉस्ट। तो अपने को क्या चाहिए, एक तो यूनिट और एक कॉस्ट। यूनिट तो सामने दे रखी है, उसका ले लेंगे, और कॉस्ट क्या, देखो यहां जो क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट। तो आप सिर्फ कॉस्ट, उस कॉस्ट का टोटल वेटेज मत ले लेना, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना। आइए, टोटल यहाँ 12 दे रखी है, अपन 12 करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। एक टेबल बनेगी बहुत अच्छी, ठीक है, हम लोग की इतनी तो बना ही देते हैं, इतनी काम आ जाएगी, हाँ ठीक है ना, ले लेंगे, ठीक है। ये अब इसके अंदर कुछ अपने को हेडिंग सीखनी पड़ेगी पहले। ये 12 टोटल नहीं बनेगी, मैं 5-6 बना दूंगा और बाकी के फिगर्स अपन देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि यूनिट, आपके पास आइटम कौन कौन से, ठीक है। तो आइटम, मेरे पास आइटम के नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब आइटम की यूनिट कितनी, टोटल यूनिट ये आ जाएगी यूनिट नंबर में। अब मैं क्या बोलूंगा, ये तो आ जाएगी टोटल यूनिट, अब यूनिट परसेंट में बता दूंगा, क्योंकि अपने को तो यूनिट परसेंट में चाहिए, अपने को यूनिट परसेंट में, अपन तो 100%। एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है, एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है, ABC ये बोलता है कि साहब ये क्वांटिटी जो है ना ये 10% होगी लेकिन कॉस्ट होगी 70%, ये 20 होगी, ये 20 होगी, ये 70 होगी, लेकिन ये कॉस्ट होगी इसकी सिर्फ 10%। तो अपने को तो परसेंट में चाहिए, तो यूनिट का परसेंट निकाल दूंगा मैं, ये हो गया। फिर पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है वो, फिर टोटल कॉस्ट सब टोटल कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को परसेंटेज लेना है ना, वो मैं लूंगा टोटल कॉस्ट का परसेंट, वो मैं लूंगा टोटल कॉस्ट का परसेंट। सर प्राइस दे रखी है, इसका परसेंट ले लो ना। अरे भाई साहब वो पर यूनिट दे रखी है, वो पर यूनिट एक की है, आपके पास तो मेरे को टोटल कॉस्ट लेनी है ना, तो टोटल कॉस्ट कैसा आएगी, पर यूनिट को मैं टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगी टोटल कॉस्ट, और इसका परसेंटेज लूंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले आइटम नंबर 1 जल्दी से करते हैं। आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे टोटल 12 है, 10 11 12, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर दे रखी यूनिट्स, सबसे पहले यूनिट्स है 7000, ठीक है, तो ये आ गई 7000 यूनिट्स। फिर दे रखी है 24000 यूनिट्स, फिर दे रखी है 1500 यूनिट्स, और ऐसे करके खूब सारी यूनिट्स दे रखी है, ठीक है, खूब सारी यूनिट्स दे रखी है। अगर आप इन यूनिट का टोटल करोगे तो टोटल आएगी 2,19,000, टोटल आएगी 2,19,000 यूनिट्स, ठीक है, ये आ गई। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो भाई साहब 7 आपके यहाँ यूनिट कितनी है, 7000 है, और टोटल जो यूनिट है वो है 2,19,000, तो आप इसका परसेंटेज निकाल दो, 7000 डिवाइड बाय 2,90,000 मल्टीप्लाई 100, इसका परसेंटेज निकाल दो। तो ये आपके परसेंटेज कुछ आएगा 3.1963। मैं कैलकुलेशन पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, वो आई होप आप कर पाओगे। फिर है टोटल, यहाँ आइटम नंबर 2 की यूनिट कितनी है, 24,000, टोटल यूनिट कितनी है, 2,19,000, तो ये कितना परसेंट है, टोटल 2,19,000 में से 24,000 अगर आइटम 2 है तो ये कितना परसेंट है, तो 24,000 डिवाइड बाय 2,19,000 मल्टीप्लाई 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी आपके 10.9589। नेक्स्ट सेम आप करोगे 1500 डिवाइड बाई ये आएगा 0.068
49, ठीक है, ये आ गई। अब पर यूनिट कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी, ये बोला ये 5 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 10 रुपए की, तो एक यूनिट का कॉस्ट है 5 रुपए, तो टोटल 7000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? 35,000। 24,000 है, 3 है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 72,000। 1510, इसकी कॉस्ट आएगी 15,000। ऐसे ऐसे करके आपको सबकी निकालनी है। मैंने 3 की निकाली, ऐसे ऐसे आपको 12 की, टोटल 12 है, सबकी कॉस्ट यूनिट दे रखी है, परसेंटेज आप निकाल पाओगे, पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालनी है। फिर यहां जो टोटल कॉस्ट आएगी ना, उसका इन सबसे परसेंट लेना है, ठीक है, इन सब का। तो टोटल कॉस्ट मैं देख पा रहा हूं, तो वो आ रही है 3,55,770, ये आ रही है, ये टोटल कॉस्ट है। इसमें से आपकी कॉस्ट कितनी है? 35,000। आइटम नंबर 1 की कॉस्ट कितनी है? 35,000। इसमें ये है टोटल कॉस्ट 3,55,000 में से 35,000, तो ये टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट रहा? ये टोटल कॉस्ट कितना? ये हो गया 9.8378%, ये हो गया 20.23%, ये फिर 4.21, ऐसे ऐसे करके सबके परसेंटेज निकल जाएंगे, ठीक है, सबके परसेंटेज निकाल दो। एकदम ये एकदम ईजी पार्ट है, मैंने जो पार्ट स्किप किया ना, एकदम ईजी पार्ट है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। यूनिट्स आपको लिखते देखकर उन सबका आपको यूनिट डिवाइड बाय ये करके आपका यूनिट का परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, वो आपको बुक से लेनी है, बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर देगी, फिर आपको उससे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और टोटल कॉस्ट के परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है। मैं करवा दूं अगर 2-4 और, मान लो कि आपसे अगर नहीं होगा तो। ये देखो कुछ नहीं यार, सिर्फ कॉपी है। जैसे ये थर्ड हो गई, 6 पे है 600 यूनिट, ठीक है, फिर है 38,000 यूनिट, फिर है 40,000 यूनिट, फिर है 60,000 यूनिट, 3,000, 300, 29,000, 11,500 और 4100, ये आ गई टोटल इन सब का परसेंट। 600 डिवाइड बाय 2,19,000, ठीक है, ये एक परसेंटेज आ जाएगी, ये आ गई 0.2740, 17.35, 18.26, 27.39, 1.37, 0.1370, 13.24, 20, 5.25 और 1.87, ये आ गई टोटल यूनिट के परसेंटेज। कि भाई साहब टोटल जो कॉस्ट, टोटल यूनिट की जो क्वांटिटी पड़ी, टोटल यूनिट की जो क्वांटिटी पड़ी है ना, वो उसमें से यूनिट आइटम नंबर 1 है ना, वो है 3%, आइटम नंबर 2 है 10%, आइटम नंबर 3 है 0.6%, 4 है 0.27% टोटल में से, ठीक है। फिर पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन, ठीक है, 22, 1.5, ठीक है, फिर आगे 0.5, 0.2, 3.58.0, 7.10, 6.2। अपने को निकालनी टोटल कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई यूनिट, अगर आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके 13, ये फिर 57,000, 20,000, 12,000, 10,500, 2400, 11, 600 और 81, 650 और ये आ जाएगा 25,420, और इनके परसेंटेज। ये टोटल कॉस्ट ये दे रखी है, एक इसकी कॉस्ट ये, तो ये डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, ये डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, इन सबके परसेंट आ जाएगा। मैं वो भी लिख ही लेता हूँ, चलो इतना अगर पूरा कर दिया है तो ये भी कर ही देता है। कुछ ये हो गई इसकी, ये इसकी, 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 ये इसकी, ये यहाँ से भी कट रहा है ना, 5.62 के बाद ये 3.37, 2.95, ठीक है। चलो ये आ गई, पूरा के पूरा डेटा मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई टोटल। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा था अपन ने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, टोटल यूनिट का परसेंटेज, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आएगा उसका परसेंटेज। अब आपको इसको रैंकिंग देनी है, अब आप इसको रैंकिंग देनी है। रैंकिंग किस बेसिस पे देते हैं? रैंकिंग जनरली टोटल कॉस्ट बेसिस पे देते हैं। तो टोटल कॉस्ट में देखो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट किसकी, ये रही, तो ये आ गई
ये रही सबसे हाईएस्ट कॉस्ट, ये रही, ये आ गया 1 नंबर, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट नंबर सेकंड, ये आ गई 2 नंबर, ठीक है 20। फिर मैं चलते जाओ 16 पे, ये आ गई 3। फिर मैं जाऊंगा 4 पे आ जाएगी मेरी 9, ये 5, 7.14 से जस्ट छोटा कौन सा है, 5 ही है, हाँ, तो ये आ जाएगी 6, 5 से जस्ट छोटा ये 7, 4 से जस्ट छोटा 3.71, यस 8, फिर ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ये आपने रैंकिंग दे दी, ठीक है, या आपने रैंकिंग दे दी, तो एक बार के लिए अपना काम इतना हो गया, एक बार के लिए इतना काम हो गया। अब क्या बोलते हैं अपन को, क्या बोला, ए बी सी और 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब किस बेसिस पे करें अपन, क्या यूनिट ले और किस बेसिस पे। तो आईसीआई के क्वेश्चन ने यहाँ पर अज्यूम किया है, आईसीआई के अंदर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, उन्होंने एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में देनी चाहिए वो नहीं दी, और उन्होंने अज्यूम किया है कि एक काम करते जो क्वेश्चन जो टोटल वैल्यू है ना, हम वैल्यू के ऊपर एबीसी ले लेंगे, वैल्यू के ऊपर एबीसी ले लेंगे। किसको ले लेंगे, हम ए को, ए में इन्होंने यूज किया, हम ए में लेंगे जिस किसी की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट 50,000 और उससे ऊपर है उसको हम ए में ले लेंगे। फिर जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 15,000 से लेकर 50,000 के बीच में उसको हम बी में ले लेंगे, और जिसकी कॉस्ट 15,000 से कम है उसको हम सी में ले लेंगे। ये क्वेश्चन ने एक अज्यूम किया है, तो अपन भी वही कर लेंगे कि जिसकी की कॉस्ट 50,000 से ऊपर है उनको बोलेंगे ए, 15 से 50,000 के बीच में उनको बी, 15,000 से नीचे उनको बोलेंगे सी, ठीक है। तो आ गई यहाँ पर ए, तो 50,000 से ऊपर किन किन की कॉस्ट है, ये रेट टोटल कॉस्ट आके देखो। अब यहाँ पर अपन नाम लिख देंगे, तो ये रहा, ये भाई साहब 35,000, ये क्या है 35,000, ये किसके बीच में, 15 से 50 के बीच में, तो ये हो गया बी, ये हो गई बी कैटेगरी। ये 50 से ऊपर है तो ए, 50 से ऊपर ए लेना है, 15 से 50 के बीच में बी, 15 से नीचे सी, ये हो गया 15, तो यहाँ बी, इसको बी 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 बी, ये सी 57 तो ए, 20 बी, सी सी, ये कितना है 24 सी सी ए बी, ठीक है। ये अपन ने पूरा के पूरा ले लिया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अब इन सबको एक टेबल बना करके, हाँ भैया ए, अब ए टोटल कितनी, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अपन सिर्फ ए का कर देते, बी का आप देख लेना, बी और सी को मैं आपको बता दूंगा, आप कर पाओगे, ठीक है। अब ए के अंदर कौन कौन सा, सबसे पहले मैं लूंगा ए, अपनी 3 कैटेगरी ए के अंदर कौन कौन सी आएगी भाई साहब, एक तो आएगी आइटम नंबर 2, एक आएगी फिर आइटम नंबर 5, और एक और आएगी आइटम नंबर 11, ठीक है। मैं इनको ले लूंगा। अब वही इनके एक तो परसेंटेज ऑफ यूनिट कितने है, ये है 10%, ये है 10.95%, फिर ये है 17.35%, ये है 5.25%। तो एक तो मैंने ले ली क्वांटिटी और एक मैं ले लूंगा अमाउंट, ठीक है। हाँ, एक मैं कॉस्ट भी ले लूंगा। मैं अगर डायरेक्ट कॉस्ट के परसेंटेज लूँ तो ए के अंदर 22, हाँ ये रहा, मैं डायरेक्ट कॉस्ट के परसेंटेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट के परसेंट, आइटम नंबर सेकंड लेता अपन, उसका कॉस्ट का परसेंट क्या है 20.23%, फिर 17.35, ये 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का ये रहा 16.02, और फिर ये 22.95। दोनों परसेंट आ गए, क्वांटिटी इतनी और अमाउंट इतना, तो क्वांटिटी की टोटल कर दो और अमाउंट की टोटल कर दो, आप कर लो बोली 5.25, हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है टोटल 33.56%, ये आ गई टोटल इसकी क्वांटिटी, और कॉस्ट आ गई 59%, 59.21%। तो देख लो ये समवेयर वही आ रहा है कि क्वांटिटी बहुत कम है और अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इवन तो यहाँ वो एग्जैक्ट रिलेशन नहीं आ रहा जो अपन ने क्या पढ़ा था, ये रहा अपन ने क्या पढ़ा था कि 10% यूनिट 70% कॉस्ट। तो यहाँ देखो 10 से बहुत ज्यादा है बट 70 से भी कम है, बट ये एक बेस्ट है, फिर भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये जो अजम्पशन ली थी ना 50,000 वाली, वो क्वेश्चन ने ली, उसको नहीं लेते तो फिर भी अपन उसके पास पहुंच सकते थे। तो ये जैसे मैंने ए का किया वैसे वैसे आपको बी का करना है, वैसे आपको बी का करना है कि बी के अंदर कौन है, एक तो आइटम नंबर 1 है, एक आइटम नंबर 3, ऐसे ऐसे करके जो है उनकी क्वांटिटी के परसेंट लेना है, कॉस्ट के परसेंट लेना है, वो टोटल करना है। सेम सी का करना है, उनके परसेंट ये आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतना तो बता ही दिया क्वेश्चन में, और बाकी का प्रोसीजरल पार्ट है वो आप कर सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल रहता है, एग्जांपल नंबर 9।
ठीक है। अब आइए उसको देखते हैं, बहुत सिंपल सा है वो तो। ये हो गया होगा, एक एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वो जो 2-4 थ्योरी के पॉइंट्स रहेंगे वो कर लेंगे और फिर अपन लिफो फिफो जो लास्ट रहेगा वो करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर क्या बोलता है 9, अ फैक्ट्री यूजेस 4000 वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री, 4000 अलग अलग वेराइटी है, ठीक है सब। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूजेस, ठीक है, इन्वेंट्री होल्डिंग और यूजेस की इंफॉर्मेशन दे रखी, ठीक है सब। इन्होंने क्या दे रखा है, एक तो पहले दे रखा है नंबर, एक तो इन्होंने क्या बोलता है कि भैया क्वांटिटी, इन्होंने क्या दे रखा क्वांटिटी, क्वांटिटी सबसे पहले दे रखी है, वो दे रखी है 3875111015। ये परसेंट भी इन्होंने दे दिया। हाँ, क्वेश्चन ने कितना इजी काम कर दिया। क्वांटिटी के परसेंट 96%, 2.750%, 0.0375% ये परसेंट। फिर बोला वैल्यू के भी परसेंट दिए थे इन्होंने, वैल्यू के भी परसेंट दे दिए। वैल्यू के क्या दिए 20, 30, 50। अब आप बताओ इनमें से कौन ए कैटेगरी, कौन बी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी। सर क्वांटिटी के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है ये ए हो गया, ए, ये बी, ये सी। क्वांटिटी नहीं, अमाउंट भी देखो। ए क्या बोलता है सबसे कम, मतलब 10% के अराउंड। ए क्या बोलता है 10% के अराउंड क्वांटिटी, लेकिन कॉस्ट है 70%, तो 70 नहीं उससे कम चलेगी तो भी चलेगा। देखो वो कोई पैरामीटर फिक्स नहीं, वो एक बोला है कि इस कैटेगरी में रहना चाहिए। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या इनका, कि सबसे कम, एकदम कम, लीस्ट क्वांटिटी है और कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो ये देखो लीस्ट क्वांटिटी, कॉस्ट सबसे ज्यादा, तो ये हो गई ए कैटेगरी। फिर देखो 2.75% है और 30%, मतलब इससे ज्यादा या इससे कम ही है, और कॉस्ट भी इन दोनों के बीच में ही समवेयर, तो ये हो गई बी और ये हो गई सी। एक बार फिर से, आप कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो क्वांटिटी आपने बोला कि 20% होनी चाहिए, कॉस्ट भी 20% होनी चाहिए, यहाँ क्वांटिटी 2% ही है। भाई साहब अगर अब उन्होंने ऑलरेडी कैटेगराइज कर दी है, 3 कैटेगरी है, उसमें आपके सामने डेटा ये देखा। अब आप ए बी सी इनको नहीं करोगे तो किनको करोगे। मान लो बी इसको नहीं करते, फिर किसको करोगे आप बताना। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है ना गाइस, तो फिर अपन वो एक्जैक्ट 20% वाले क्राइटेरिया पर नहीं जा सकते। अपन को फिर वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे कम क्वांटिटी किसकी, तो सबसे कम क्वांटिटी तो ये, और सबसे ज्यादा कॉस्ट की ये, तो यही हो गया। फिर इससे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी और कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा, कॉस्ट थोड़ी कम, तो जो भी, और एकदम चिंदी माल, एकदम कचरा माल साहब, जो क्वांटिटी में खूब भरा पड़ा, ये देखो 96% क्वांटिटी और कॉस्ट सबसे कम, ये कॉस्ट सबसे कम, तो वो हो गया सी। तो ये आपको ऐसे कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने इतना ही पूछा है, बाकी थ्योरी का पार्ट लिख रखा है। क्वेश्चन ने इतना ही पूछा है कि क्या क्या आप बताओ, ए बी सी के हिसाब से कर दो, तो वो अपन ने क्लासीफाई कर दिया ये। अब आगे चलते हैं अपन आगे। हाँ, मैंने बताया, फिर ये तो एक टाइप हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री जो कंट्रोल है ना, वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। 4 में सबसे पहले था ए बी सी, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, ओके। तीसरा है वाइचल वाला, वाइचल एसेंशियल, और चौथा इन्होंने दे रखा है हाई कॉस्ट के ऊपर, ठीक है साहब। सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोला, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, मतलब क्या साहब। सेकंड आप देखो पेज नंबर 2.36 पे, आईसीआई के मॉड्यूल के पेज नंबर 2.36 पे, फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग। साहब फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग का मतलब क्या है? अरे ऐसा गुड्स जो एकदम फास्ट मूव होता है साहब, मतलब उसकी रेगुलर बिक्री होती है, रेगुलर सेल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लो टूथपेस्ट जो है वो एक फास्ट मूविंग आइटम है, बिकॉज आपके घर में हमेशा टूथपेस्ट रहेगा ही रहेगा, और वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर से वो कंटिन्यू निकलता रहता है, टूथपेस्ट उनके भी बिकते रहते हैं, क्योंकि लोगों का कंजम्पशन भी एक उस लेवल तक अच्छा खासा है। तो वो टूथपेस्ट हो गया फास्ट मूविंग, और इसी में देख लो आपकी जैसे पतंजलि टूथपेस्ट भी बना रही, तो वो हो गया फास्ट मूविंग। और फिर स्लो मूविंग के अंदर आप ले सकते हो कि मान लो जैसे आंवला को जूस है, तो वो एक स्लो मूविंग आइटम हो गया, क्योंकि हर कोई लोग आंवला का जूस नहीं खरीदेंगे ना। बहुत जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होंगे या जिनको जो एज पर्सन रहेंगे जो कि नहीं यार वो शरीर के लिए सही रहता है, तो वही लेंगे, तो वो हो गया स्लो मूविंग आइटम। ऐसा मतलब बहुत हो सकते हैं, मैंने से 1-2 एग्जाम्पल ऐसे ही लेके दिए, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब ये फास्ट मूविंग आइटम ऐसा जो बिकता रहता है साहब, चलता रहता है। और स्लो मूविंग जो यार बहुत कम कभी कभार बिकता है, सीजनल बिकता है, कि यार अब जैसे मतलब सर्दी की सीजन आई तो जैकेट पैकेट देखो, जो कपड़े की दुकान है वहाँ जैकेट पैकेट तो सिर्फ वो
3-4 जो विंटर की सीजन है उसी में बिकेगी, और फास्ट मूविंग जैसे टी शर्ट ले लो, जींस ले लो, वो तो सब निकलते रहते हैं। तो कंपनी बोलती है आप इन दो में कैटेगराइज कर दो, फास्ट मूविंग को अलग कर दो और स्लो मूविंग को अलग कर दो। और एक और रहता है नॉन मूविंग, जो मूवी नहीं करता साहब, मूवी नहीं करता, पड़ा रहता साहब, जैसे पड़ा वैसे पड़ा रहता है, तो वो स्क्रैप आइटम रहता है, उनको आप राइट ऑफ कर लो। फिर अगला बोलती कंपनी वाइचल और एसेंशियल। इसमें क्या गाइस, इसमें क्या फर्क है? इसमें 3 आपको दे रखा है, वाइचल, एसेंशियल, डिजायरेबल। वाइचल का मतलब क्या होता है? वाइचल का मतलब क्या होता है? अरे अगर वो नहीं है, वाइचल मतलब 3 कैटेगरी बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट को वाइचल बोलेंगे, कुछ प्रोडक्ट को एसेंशियल बोलेंगे, और कुछ प्रोडक्ट को इन्होंने बोल रहा है डिजायरेबल। मतलब वाइचल में ऐसे प्रोडक्ट डालेंगे जो नहीं होंगे तो काम ही नहीं आएगा साहब। इन्वेंट्री में आपको वाइचल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट डालेंगे जो नहीं है तो काम ही नहीं आएगा। मतलब अति महत्वपूर्ण है साहब, एक पेन बनाने के लिए प्लास्टिक का होना बहुत जरूरी, वो नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। तो वाइचल में ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो अगर नहीं है तो आपका काम ही नहीं होगा, आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो वाइचल में वो। एसेंशियल में मतलब यार जो जरूरी है यार, जो जरूरी जो होने चाहिए, बट अगर जो नहीं भी होंगे तो भी काम तो चला लेंगे हम, काम चल जाएगा, काम नहीं। वाइचल में क्या काम ही रुक जाएगा साहब? अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो काम ही नहीं होगा साहब, नहीं होगा काम, जाओ। प्रोडक्ट नहीं है तो आगे प्रोडक्शन बन ही नहीं सकता। एसेंशियल में क्या है कि हाँ वो जरूरी है, बट अगर वो नहीं है फिर भी काम कर लेंगे, तोड़ फोड़, मतलब कैसे भी जमा कर और स्ट्रगल करके बट काम कर लेंगे, वो क्या एसेंशियल। और थर्ड वन याद दिया हुआ डिजायरेबल, मतलब नहीं होगा तो भी काम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डिजायरेबल मतलब वो होता है ना, देखो एक वाइचल मतलब अति महत्वपूर्ण, जैसे आप सी स्टूडेंट्स हो, आपके लिए क्लासेस, बुक्स, ये वाइचल है, वो होगे तो आपका काम आएगा। क्लासेस छोड़ो, बुक्स आपके लिए वाइचल है, बुक्स है ही नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे? तो होगी बुक्स वाइचल। एसेंशियल, क्लासेस आपके लिए एसेंशियल हो गई, मतलब कि हाँ साहब चाहिए तो है, बट अगर क्लासेस नहीं भी होगी तो भी एक बार तो काम चल ही जाएगा, तो वो एसेंशियल हो गया। और डिजायरेबल में मतलब आप क्या ऐड कर सकते हो कि जो है तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं आपको क्या बता सकता हूँ डिजायरेबल में, जैसे मान लो कि जैसे मेरे को क्लास के लिए सर जाना पड़ता है, मान लीजिए कि आप क्लास मोबाइल के अंदर देखते हो, काम हो जाएगा। अब आप पापा को बोलते मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, या मेरे को एक आईपैड चाहिए, ठीक है, इवन दो आईपैड में क्लास बहुत कम चलती है, मेरे को एक बड़ा सा लैपटॉप चाहिए, एकदम वो टच स्क्रीन वाला और वैसा लैपटॉप चाहिए। क्या वो आपको जरूरत है? क्या वो नहीं होने पे आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती? पढ़ाई तो हो सकती साहब, तो वाइचल नहीं है। क्या वो होने से मतलब कि हाँ अच्छी थोड़ी डंकी हो जाएगी? नहीं साहब, मोबाइल में भी तो लैपटॉप देख सकते हैं, तो वो एसेंशियल भी नहीं है, वो है डिजायरेबल। अरे यार वो हो तो मजा आ जाएगा, है ना, एक बड़ा लैपटॉप हो तो मजा आएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट हो गए, वाइचल, एसेंशियल, डिजायरेबल, ठीक है। फिर बोला हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट। अरे साहब एकदम बेकार, मतलब वो जो एबीसी एमएलएस की टाइप है, यहाँ क्वांटिटी को मैटर नहीं करता, यहाँ क्वांटिटी कितनी भी हो, हाई कॉस्ट है तो 3 कैटेगरी बनेगा। तो हाई कॉस्ट वाली हाई कॉस्ट में चली गई, मीडियम कॉस्ट वाली मीडियम में, लो वाली लो में चली गई, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर 1 मिनट, हाँ 1-2 क्वेश्चन और है, मैं आपको वो भी करा देता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर का, उनको देखते अभी, फिर लीफो फीफो कर लेंगे। हाँ ये